नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एकदम नया चैप्टर है। कौन सा? अनुपात समानुपात। ठीक है, तो देखो इसके एक ब्रीफ में थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं कि होता क्या है। अनुपात संख्याओं का होता है, यानी समान यूनिट होती है तो ही अनुपात निकल सकता है। ये ध्यान रखना हमेशा। किलोग्राम का रुपए से अनुपात नहीं हो सकता, रुपए का अ, मीटर से अनुपात नहीं हो सकता। अगर मीटर मतलब लेंथ का रेशियो लेंथ से ही होगा, एज का रेशियो एज से होगा, और मतलब समान मात्रकों वाली इकाइयों का अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, अपने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आयु का अनुपात रुपए से दे रखा हो या ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा अनुपात समानुपात के बारे में बता देता हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, एक तो समान इकाइयों का अनुपात निकाला जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया लंबाई का अनुपात लंबाई से ही निकलेगा। जैसे महिला और आदमी है, इनका अनुपात नहीं होता है। हाँ, महिलाओं की संख्या और आदमियों की संख्या, अब संख्या क्या हो गई? समान इकाई होगी दोनों की। महिलाओं की आयु और पुरुषों की आयु का अनुपात, एवरेज आयु का, एवरेज हाइट का अनुपात। जब भी आपको पर्टिकुलर यूनिट दी जाएगी ना, तभी उसका रेशियो पॉसिबल है। एक तो ये चीज याद रखना। दूसरा, जैसे मान लो कोई भी अनुपात दे रखा है आपको, ए अनुपात बी, तो आप इसको सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो अपन शुरुआत से सीखते भी आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं जिनमें मैंने आपको ये चीज समझा भी दी है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन मैं इसको एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो भी अनुपात ए अनुपात बी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए एन अनुपात बी एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रेशियो क्या बचेगा? अनुपात बी। और अगर आप इसको डिवाइड करते हो ए अनुपात बी को, किससे? एन से कर लो, एम से कर लो, एक ही बात है। अगर ए अनुपात बी दे रखा है और आप कह रहे हो कि नहीं सर मैं तो इसको डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड कर दो एम से, इसको भी एम से, तो भी रेशियो आपका फाइनल क्या रहेगा? ए रेस टू बी। मतलब कहने का ये है कि सेम नंबर से किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करने पर, सेम नंबर से किसी रेशियो को डिवाइड करने पर कभी भी उसका रेशियो चेंज नहीं होता है। मतलब उसका रेशियो वही रहेगा। साधारण भाषा में बोले तो मैं ये कहूँ कि जैसे कि 4:5 है, मैं इसको अगर 3 से गुणा कर दूं तो जो 12:15 होता है वो यही चीज है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 3 से। और आप कहो मैं 4:5 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 अनुपात जो 2.5 आएगा वो भी यही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? इस समान संख्या से गुणा और समान संख्या से विभाजित करने पर इस पर भी जो मूल अनुपात होता है, जो ओरिजिनल रेशियो जो होता है, वो क्या होता है? सेम टू सेम रहता है, यानी कि अनुपात अपरिवर्तित रहता है। तो फिर अगर ऐड कर दे, नहीं बिल्कुल ऐड करोगे या डिवाइड सब्सट्रैक्ट करोगे तो अनुपात परिवर्तित होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि किसी नंबर को, जैसे कि ए अनुपात ए प्लस एन, जैसे एक रेशियो है ए अनुपात बी, अब आपने कह दिया कि इक्वल या ए प्लस एन अनुपात बी प्लस एन होगा, मैं कहूंगा भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, अगर सेम आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो या एम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एम से डिवाइड कर रहे हो, तो रेशियो सेम रहेगा। पर डिवाइड कर जोड़ने और घटाने पर अनुपात या फिर ये भी नहीं इक्वल होगा। कब? जब आप घटा रहे हो।
कहने का मतलब ये भी बात ध्यान रखना, समान संख्या घटाने और समान संख्या जोड़ने पर अनुपात सेम नहीं रहता, वह परिवर्तित हो जाता है। ये बेसिक थ्योरी है जो मैंने आपको अभी समझा। समझ में आ रही बात? आगे देखो अनुपात के बारे में एक चीज, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि ए अनुपात सॉरी बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:3। आपसे पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो, तो एक चीज ध्यान रखना, मैं देखो इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री है कैसे, वो कैसे आया वो अपन बाद में देखेंगे, है कैसे। आप सबसे पहले इनमें किस चीज को पकड़ना, आप इसमें सबसे पहले कॉमन वैल्यू को पकड़ो। कॉमन वैल्यू इसमें भी क्या है बी और इसमें भी क्या है बी। अब क्या कॉमन वैल्यू दोनों जगह पे सेम वैल्यू रख रही है क्या, सेम डेटा है क्या, सेम नंबर है क्या? है तो कोई बात नहीं, सीधा लिख दो। अगर नहीं है, ठीक है, यदि है तो सीधा सीधा लिख दो। जैसे कैसे, अगर ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया होता और बी अनुपात सी बराबर 3:4 दिया होता, तो आप देखो बी की जो वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 और 3 दोनों तरफ बराबर है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2, ए का अनुपात तो कितना आ जाएगा 2, बी का तो देखो 3 रहेगा ही और सी का अनुपात क्या आ जाएगा 4। देखो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जो कि एग्जाम में पूछता ही नहीं, पर हमें नॉलेज होना चाहिए। पर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे अनुपात एक ऐसा चैप्टर है जिसके खुद में प्रश्न कम बाकियों में ज्यादा बनते हैं। जैसे एक मिक्सर एंड एलिगेशन, ये समझ लीजिए आपका अनुपात का ही दूसरा हिस्सा है, ठीक है ना। आयु समस्याएं भी आप कह सकते हो, एज प्रॉब्लम्स जो है वो भी अनुपात का ही पार्ट है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने पीछे परसेंटेज में भी किए, टाइम एंड वर्क में भी किए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी की, स्पीड का अनुपात, उनके काम करने की क्षमता का अनुपात, जो भी बात आई थी अनुपात यूज हो रहा था। जब बात परसेंटेज की आई तो उनकी आयु का अनुपात, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां अनुपात का यूज, और बहुत सारी नहीं, अनुपात ऐसा चैप्टर है जो मतलब इसके बिना हर एक चैप्टर अधूरा है ठीक है। और ये एक ऐसा, ये मान लीजिए कि अनुपात है ना, ये नमक की तरह काम करता है, ये आटे में भी पड़ेगा, ये सब्जी में भी पड़ेगा, ये आपके सलाद में भी पड़ेगा, कहने का मतलब ये हर जगह काम आएगा। अब देखो मैंने कहा कॉमन वैल्यू पकड़ो, कॉमन वैल्यू आपने पकड़ी कि सर बी है, पर बी हैज डिफरेंट वैल्यू एट बोथ प्लेसेस। यहाँ इसका मान कितना है 3 और यहाँ इसका मान कितना है 4। कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि किसी संख्या अनुपात को, किसी अनुपात को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और एक सेकंड सॉरी, हाँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे सेम नंबर से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करो, मुझे बी की वैल्यू दोनों जगह पे क्या चाहिए, सेम चाहिए। अब सेम करने के लिए यहाँ क्या है, अब देखो ये 3 है और ये 4 है, अब 3 और 4 का एलसीएम निकाल लो, क्या होता है 12। कहने का मतलब मैं इस 3 को भी क्या बना दूं 12, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किया, अनुपात में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, अभी तो हमने बात करी थी, ठीक है। और नीचे वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 8:12 और ये आ गया 12:9। तो एक बात सुनो, अब सी की वैल्यू सेम है क्या, हम यही तो करना चाहते हैं, तो हम इसको फाइनली अब क्या लिख देंगे 8:12। एक आपको जैसा कि किताबों में या कहीं पे किताबों में जैसा समझाया जाता है, आप ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालना चाहते हैं, पहले ए अनुपात बी लिखिए जो कि कितना है 2:3,
3 और बी अनुपात सी कितना है 4:3। तो देखो बगल की संख्या को फोटोकॉपी कर दो, यानी कि यहाँ बगल की संख्या 3 ली, यहाँ बगल की संख्या 4 ली और इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। 2 को 4 से गुणा करो 8 आ गया, 3 को 4 से गुणा करो 12 आ गया, 3 को 3 से गुणा करो 9 आ गया। तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है 8:12:1। ठीक है, तो आप इस तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। आपको अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। देखो एक एग्जांपल मैं इसका भी बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैसे देखो, यदि आपको ए अनुपात बी 2:3 दे रखा है, बी अनुपात सी 4:3 दे रखा है, सी अनुपात डी 1:2 दे रखा है, और आपसे पूछ ले बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या हो। तो आप चाहो तो डायरेक्ट अपन ने मेथड किया था उससे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 4:3 और सी अनुपात डी कितना है 1:2। अब ये कहोगे मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं बी के नीचे बी का अनुपात लिख रहा हूँ। आपको 3 कंडीशन दे रखी है, एक तो ये, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। पहली कंडीशन आपको ए और बी के अनुपात की दे रखी है, दूसरी कंडीशन आपको बी और सी के अनुपात की दे रखी है और तीसरी कंडीशन आपको सी और डी के अनुपात की। अभी मैंने आपको कुछ बताया था कि बगल की नंबर को फोटोकॉपी करो, 3 को यहाँ फोटोकॉपी कर दो, यहाँ बगल की नंबर को फोटोकॉपी कर दो, यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ 4 के बगल में 4 जाएगा, यहाँ 3 के बगल में 3 जाएगा, यहाँ 3 के बगल में 3 गया, तो फिर अब इसके बगल में भी वही जाएगा जो यहाँ है। अब इधर देखो, इधर यहाँ भी 1 आएगा और अब इसके बगल में ये 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 दूनी 18। क्या आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी 8:12:9:18। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ए अनुपात डी कितना होगा, तो फिर आप एक काम करना, आप सिर्फ ए और डी को उठाना, मतलब आपको 8:18 ही निकालना है। तो फिर ये कितना आ जाएगा 4:9, भी कट जाएंगे ना 4 के पाड़े से, 2 के पाड़े से। आपको अगर बी अनुपात डी पूछता तो आप क्या करते, बी अनुपात डी के हिसाब से 12:18 और तब 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2:3। तो वो देखो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हो। अब इसके बाद हम बात एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें समझाने का काम ज्यादा है, फिर क्वेश्चन तो अपन एक साथ कर लेंगे। समझाने का काम क्या है, अब देखो 3 चीजें, एक तो होता है प्रथम अनुपाती, एक मध्यानुपाती, एक तृतीयानुपाती और एक चतुर्थानुपाती। जैसे आपको दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। यहाँ बीच में वैसे समानुपात आता है, तो देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती भी है, जिसको बोलते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अब देखो, अगर आपको प्रथम अनुपात पूछा है
ए इक्वल टू क्या आएगा, बी इंटू सी अपॉन, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, बी इंटू सी अपॉन बी। अगर आपको तृतीयानुपाती पूछा है, ठीक है, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछा है, देखो प्रथम और चतुर्थ के लिए बता रहा हूं मैं। चतुर्थ अनुपात अगर आपसे पूछा जाता तो आप यहाँ क्या करते, डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए, तो यहाँ जाता बी सी अपॉन ए। अब ये जो मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती ये एक प्रॉपर्टी पे है, कैसे अभी बताओ। यहां आपको क्या दे दिया, ए बी और सी, और ये कहता है बताओ भी मुझे मध्यानुपाती बताओ, तो इसको लिखा जाएगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो आपको पता है अंदर की संख्याओं को गुणा करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, और बाहर की संख्या गुणा करेंगे तो आएगा ए सी। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी, बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में ए सी। ये क्या है, मध्यानुपात। और तीसरा अनुपात क्या था, सी था। और अगर आपको सी की वैल्यू पूछे तो देखो सी बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर बट्टा ए, तो यानी कि बी स्क्वायर बट्टा में ए, ये आएगा अनुपात, ये आएगा आपका मत। ये आपको कुछ प्रश्नों से क्लियर करूंगा, करवा देता हूं। आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, देखना ध्यान से। 169 और 144 का क्या पूछा है, 169 और 144 का मध्यानुपातिक ज्ञात करो। तो मतलब b बराबर क्या होता है, अंडर रूट में ए सी। ए की वैल्यू 169 है और सी की वैल्यू 144 है, तो 169 का अंडर रूट बाहर आएगा 13 और 44 का अंडर रूट आएगा 12। 13 और 12 को गुणा कर लो, 12 का स्क्वायर प्लस 12 यानी कि 156। कौन सा ऑप्शन होगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है 17 और 51 का तृतीयानुपात ज्ञात। तृतीयानुपात मैंने कहा था ए अनुपात बी समानुपात अनुपात सी, और आपको कौन सा पूछा है इसमें, ए बी और सी में सी पूछा है। तो आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए सी तो होता ही है, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी क्या है 51, 51 का स्क्वायर अपॉन ए यानी 17। तो 51 के स्क्वायर को आप 51 इंटू 51 यानी 51 गुणा 51/17 लिख सकते हो। 17 को 51 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 एकम 3, तीनों। आपका आंसर क्या आएगा, 153। नहीं है ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम टाइम पे देख लिया करो, रटने की जरूरत है नहीं, ट्यूशन करोगे तो ध्यान रह जाएगा। अधिकतर रेलवे और एसएससी में भी पूछ लेता है, बट रेलवे में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए 10 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए, 30 का स्क्वायर अपॉन ए यानी 10, तो 900/10 बराबर 90, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 10 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात अक्स। तृतीयानुपाती क्या है, लेट लेट अक्स भाई, तीसरा अनुपात कितना है इसका, अक्स है। अब देखो अंदर की संख्या गुणा करोगे तो भी 30 गुणा 30, और बाहर की संख्या को गुणा करो तो 10 गुणा अक्स। देखो आप, तो 900 बराबर 10 अक्स, अक्स बराबर 90। आपका आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, बात रही चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती में तो क्या है आपको पता है,
12 × 9/5 कर दो, क्योंकि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो आपको पता है चतुर्थानुपात D बराबर BC/A। 12 × 9/5 तो 12×9 = 108, 21.6 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का देखो, 0.2, 0.12 और 0.3 का। तो देखो BC/A होता है, क्या होता है? D बराबर, तो 0.12 इंटू 0.3/0.2, इसको हम काटेंगे इससे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार, 0.6 बार। तो ये क्या आएगा? 0.1। आपका कौन सा ऑप्शन होगा आंसर? सी। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट के करवाए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी कर ले, 3 + √2 और 12 - √32 कह रहा है, बताइए भाई कि इसका मध्य अनुपात कितना होगा? तो आपको पता है B बराबर √AC। A का मान है 3 + √2, C का मान है 12 - √32, और फिर इसका भी क्या? √। मल्टीप्लाई करो, 3 × 12 कितना होता है? 36, -3 √32, 2 मतलब 12 √2, ये 3 √32 था, मैंने बाहर लिख दिया। 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, लिख दिया। अब √2 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, और √2 को मैंने माइनस, यानी कि √ का 2 × √32 ये आ गया ब्रैकेट में, और इसका भी क्या है? √। अब देखो ये 36 है, ये माइनस, सॉरी, देखो 32 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 16 दूनी 32, और 16 बाहर निकल के क्या बनेगा? 4, तो -3 × 4 √2 -12 √2 और -64 √64, और ये भी था, सॉरी, हाँ ये 36 सीधा है ही। तो देखो 36 माइनस 12 √2 और 12 √2 कितना आएगा? 24 √2, और माइनस का 64 आएगा 8, 36 में आग घट गए 28 -24 √2। ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो फिर क्या करेंगे? कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बच 4 कॉमन आ रहा है, तो वो बाहर तो 2 ही निकलेगा, तो 7 भाई 4 7, और यहाँ बचेगा 6 √2। 6 √2, 2 को बाहर रख लो ऐसे कैसे। अब देखो इसको ऐसे पार्ट्स में तोड़ो, ये मैं आपको पावर सेट्स एंड इंडिसेस में बताऊंगा, अभी तो शायद हो सकता है आपके समझ में ना आए। इस 7 को लिखो आप जैसे 3 + 4 -2 × 3 √। यही कोई मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे हैं ना? देख लेना एक बार, मिस्टेक कर ही रहे हैं, मेरा भी दिमाग से निकल गई ये बात। ये माइनस नहीं, ये प्लस का आएगा भाई, और ये प्लस का आएगा, तो ये यहाँ भी प्लस का रहेगा, और यहाँ प्लस का रहेगा, और फिर ये कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं। चलो अगर ऐसा आता तो वो भी हमें पता होना चाहिए था।
छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मानवीय भूल, तो उसके लिए सॉरी सॉरी बोलूंगा, लेकिन यहाँ तो सॉरी से काम चल जाएगा। एग्जाम टाइम पे ऐसी गलती न आपसे होनी चाहिए ना मेरे से। अब देखो 36 माइनस 12√2 प्लस 12√2 और ये -8 हो गया, ये कट गए ना। तो 36 माइनस 8 कितना होता है? 28। 28 को आप 4 × 7 लिख सकते हो क्या? 4 तो बाहर निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, और 7 बाहर नहीं निकलेगा तो 7, ये 2 अंडर रूट में रह जाएगा, नहीं 7 अंडर रूट में रह जाएगा, तो आपका आंसर 2 अंडर रूट 7 आएगा, जो कि सी है। चलो ठीक, ठीक है ना। तो ये भी एक मध्यानुपाती कंसेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन अपन और भी करते हैं। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आपको दे रखा है A/B 3/4। करो भाई, A/B दे रखा है 3/4 और B/C दे रखा है 5/6। बगल की संख्या की फोटोकॉपी चिपका दो। यहाँ 4 और यहाँ 5, मल्टीप्लाई करो 3 को 5 से 15, 5 को 4 से गुणा करो 20 और 4 को 6 से गुणा करो 24। 15/20/24 कौन सा ऑप्शन है बताओ जरा? 15/20/24, ठीक है। यदि A/B/C, देखो A/B आपको दे रखा है 4/3, B/C दे रखा है आपको 5/4। बगल की संख्या को चिपकाओ और आंसर पाओ। तो यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ क्या लिखोगे? 5। तो 20/15/12। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा आपको? 20/15/12 चौथा ऑप्शन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। A/B बराबर B/C है। कह रहा है 1 की पावर 4 और B/4 ज्ञात करो। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A/B बराबर B/C। अनुपात का मतलब भाग, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो B² बराबर क्या आएगा? AC। आपको पूछा क्या है? 1 की पावर 4 और B/4। 1 की पावर 4 तो है ही, B/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? अब B का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? AC होता है। 1 की पावर 4 अनुपात, इसकी जगह AC रख दो और ऊपर कर दो स्क्वायर। तो 1 की पावर 4 अनुपात A²C²। ये A² इसको काटेगा तो ये भी A² बचेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? A² अनुपात C²। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? सी, A² अनुपात C²। 4 का मैंने करवा दिया, 5 का देख लीजिए। क्वेश्चन है A, B और C की आय 7/9/12 है। A, B और C की आय 7/9/12 है और उनके खर्चों का अनुपात 8/9/15 है। तो देखो आय, पहले नाम लिखो, A/B/C। यहाँ लिखते हैं आय, यहाँ लिखते हैं खर्च और यहाँ लिखते हैं बचत। तो 7/9/12, खर्च है 8/9/15। अब देखो क्या बात है, यदि A अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचाता है, तो A, B और C की आय का अनुपात ज्ञात करें। दे रखा है यार आय का अनुपात, तो बचत का अनुपात ज्ञात, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। A, B और C की बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ लिख देता हूं मैं बचत, फिर जो भी आंसर आएगा अपन देख लेंगे कि आय का अनुपात देख के दोबारा आय का अनुपात थोड़ी पूछेगा। A, B और C की बचत का अनुपात ज्ञात करें।
अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाता है, यानी ए की आय अगर 4 है तो बचत कितनी है 1, खर्च कितना है 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो तो देख लेते हैं एक बार लैंग्वेज में, हो सकता है कोई। इस पर्सन में हम क्या करेंगे, एक काम कर लेना, सबसे पहले तो इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है ए अपनी आय का कितना हिस्सा बचत करता है 1/4, यानी कि 4 अगर आय है 1 बचत करता है, और खर्च कितना, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग। ठीक है, इसका मतलब ए की बचत मतलब ए की आय और खर्च का अनुपात कितना रहना चाहिए 4:3, सीधी बात है। लेकिन ये तो एक की आय और खर्च का अनुपात 7:8 आ रहा है, हमें करना कितना है इसको 4:3। सबसे पहले तो इनको बराबर कर दीजिए, तो इनको बराबर करो, ऊपर वाली संख्या को 8 से और नीचे वाली संख्या को 7 से गुणा कर देंगे। देखो ये भी 8 से गुणा हो गया और ये भी 8 से गुणा हो गया, ये भी 7 से गुणा हो गया और ये भी 7 से गुणा हो गया। तो नीचे वाली समीकरण को 7 से गुणा कर दिया, ऊपर वाली समीकरण को 8 से गुणा कर दिया। अब आपको 4:3 भी चाहिए, तो एक काम करो, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको भी 3 से, और इसको भी 3 से। अब देखो कैसे, इसका एक मैं सीधा सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ए की आय कितनी है ये बताओ आप, तो लिख लीजिए 7 × 8 × 4 अनुपात 8, और खर्च कितना है 8 × 7 × 3। देखो ये कटे इससे और ये कटे इससे, फाइनल अनुपात कितना है 4:3। इसको मेंटेन करने के लिए हमने ये किया इतना कुछ, ठीक है ना, इस कारण से मैंने इसको मेंटेन करने के लिए इतना कुछ किया है। तो आप एक काम करना, 7 × 8 × 4, इनको डायरेक्ट लिख लो मल्टीप्लाई करके। तो देखो 8 चौक 32 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 तीन 21 और 3 24, 8 7 56, 56 को 3 से गुणा करो 168 होते हैं, 9 8 72 को 4 से गुणा करो 288 होते हैं, और 9 29 27 को 7 से गुणा करो 729 होते हैं शायद, नहीं सॉरी, एक सेकंड, लाइट के कारण वीडियो को यहीं एक बार पॉज करना पड़ेगा। तो देखो 9 × 7 × 3 9 7 63, 63 को 3 से गुणा करो 189 होते हैं, 729 तो 9 का क्यूब होता है। ठीक है, 15 × 7 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 15 × 7 × 3 को कैसे क्या आएगा, 15 × 7 × 3, 15 7 105, 105 को 3 से गुणा करो तो ये 315 होते हैं, और ये देखो 12 को 32 से गुणा करो तो 12 दूनी 24, और 12 3 36 और 2 38। अब आपको अनुपात किसका निकालना था, बचत का। 242 में से 168 घटाओ, कितने बचेंगे बताइए जरा। देखो 8 चौक 32, तो 7 दूनी 14, 7 ये 21, तो 8 चौक 7 21 और 1 22, 224 है। मैंने यहाँ गलती कर दी थी। अब देखो 224 में से 168 घटाओ, ये बचेंगे शायद 32 और 24 56। 288 में से 189 घटाओ, 189 यानी 11 कम और 288 99, ये बचेंगे। और 384 में से 15 घटाओ तो 69। तो बचत का अनुपात क्या आएगा, 56:99:69। सिर्फ थोड़ा कैलकुलेटिव बनाया, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, 56:99:69। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1250 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग, ए को 2/9 भाग किसका, बी का।
इसको बी को बट्टा में ले आओगे तो ए बट्टा बी बराबर 2/9 आ गया क्या। और सी को ए का 3/4 भाग, तो सी को ए का 3/4 भाग, तो इधर सी बट्टा ए बराबर 3/4 आ जाएगा। और वैसे आप इसको ए बट्टा सी लिखोगे तो 4/3 आ जाएगा, बात तो एक ही है। अब आपको करना है क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है, 2/9। देखो एक चक्कर और पड़ गया इसमें क्या, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम करो आप। अब तो ये देखो ए का मान यहाँ क्या 2/9 और यहाँ क्या 4/3, ठीक है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक की वैल्यू यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी एक की वैल्यू को 4 बना दिया जाए तो किससे गुणा कर दो, से और इसको भी से। 4/18 आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 4 आ गया, बी का मान 18 आ गया और सी का मान 3 आ गया। तो 18 और 4 22 और 3 25, टोटल वैल्यू कितनी 25, जबकि रियल में टोटल वैल्यू कितनी 1250, ठीक है 1250। तो 25 से कम 25, एक एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 50, 50 को सबसे गुणा कर दो, तो 200, 900 और 150। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 200, 900 और 150 ऑप्शन में दिखा रहा है, एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। दो की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 का ये क्या पूछा है, अनुपात क्या हो, बताओ बस। 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5, कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 1.5 बटा 2 की पावर 0.5 का अनुपात क्या हो। बताओ, बहुत सिंपल है। एक काम तो कर ही सकते हो, ऐसे तो लिख ही सकते हो 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5 बट्टा में 2 की पावर 0.5 है ही। क्यों, याद करना, एक बताऊंगा अलजेब्रा में, अक्स की पावर m गुणा अक्स की पावर अगर n होता है, अक्स की पावर m प्लस n हो जाता है वो, है ना, अक्स की पावर m प्लस n। तो देखो 2 की पावर 1 और 0.5 दोनों गुणा में है, अगर आधार समान है गाते अलग अलग है तो जुड़ जाती है। अब मैंने ऐसा क्यों किया था कि ये तो एक इंटीजर वैल्यू प्राप्त हो जाए और ये इससे कट के एक बार कर जाए। देखो 2/1 ऐसा कौन सा अनुपात है, डी अनुपात। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। कह रहे 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात है 2:3:5। कह रहा है 20 छात्रों को हर कक्षा में बढ़ाया जाता है, तो नया अनुपात आ जाता है 4:5:7। ठीक है, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र, हर क्लास में कितने छात्रों को बढ़ाया जाता है 20। इनके बीच का डिफरेंस तो अभी 2 ही आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2, जबकि बढ़ा कितने रहा है 20। इसको आप जीरो लगाओगे तो इनके भी जीरो लगाओ, सबके लगा दो, क्योंकि देखो वापस काट लो, 0 0 0 2:3:5 आएगा, इसके जीरो वापस काट लो 4:5:7 आएगा, और जो डिफरेंस जहां पहले 2 का था वो 20 का हो जाएगा। तो देखो ये तो शुरुआत के बच्चे हैं, 20 और 30 50 और 50 100। आज कितने हो जाते हैं, हर क्लास में 20 20 20 पढ़ रहे थे 160 हो जाते हैं, वैसे भी 40 50 90 और 70 160। क्या पूछा है, शुरुआत में कुल कितने छात्र, बता दो भाई जल्दी से। समझ में आ रहा होगा।
कह रहा है 68,000 रुपये को कैसे बांटा गया, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। एक काम करो, तीनों संख्याओं के हर का एलसीएम लो। 2, 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16। इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया, 8, 4 और 5। देखो 8 और 4 12 और 5 17। टोटल रुपए की यूनिट कितनी है, 17। अभी कह रहा है सबसे छोटे और सबसे बड़े भाग का अंतर, तो सबसे बड़ा भाग तो 8 है, सबसे छोटा भाग 4 है, तो इनका अंतर कितना आ गया, 4 यूनिट। आप एक बात सोचो, 17 यूनिट का मान कितना है, 68,000। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 17 चौक 68, 4,000। और 4 यूनिट का क्या मान आएगा, सीधी बात है 4,000 गुणा 4, आंसर कितना आ जाएगा, 16,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 16,000। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं बोर करेंगे आप। क्वेश्चन देखो क्या है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात है 3 अनुपात, किरायों का अनुपात, ठीक है, फेयर। फर्स्ट के किरायों का अनुपात सेकंड के किराए के अनुपात से क्या है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऊपर तो फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं, इधर रेशियो किसका है, फेयर का, और बाद में किसका है, यात्रियों का, यानी कि सवारी जो भी है, जो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है आपको 1:50। टूरिस्ट भी कह सकते हो आप, टूरिस्ट तो बाहर के होते हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, छोड़ो। ये अनुपात 3:1 है और ये 1:50 है। कह रहा है एक विशेष दिन 1325 का कुल किराया वसूला गया, कुल किराया कितना वसूला गया, 1325 रुपए का। मतलब क्या है, तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया किराया ज्ञात करो। मान लो कि पहली श्रेणी में 3 रुपए किराया है और एक सवारी बैठी है, तो कितने रुपए मिलेंगे, 3 रुपए। दूसरी श्रेणी में 1 रुपए किराया है लेकिन 50 सवारियां बैठी है, ऐसा होता भी है, तो कितने रुपए मिलेंगे, 50 रुपए। टोटल रुपए कितने वसूले गए, 53। अब आप सोचो, जब 53 यूनिट का मान कितना है, 1325, 53 एकम 53 दूनी 106, बच गए 26, 13 53 बचो 225। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 25। जबकि पता है सेकंड में कितना किराया वसूला गया, 50 यूनिट। तो 25 को 50 से गुणा कर दो, 1250 रुपए उस दिन सेकंड श्रेणी से वसूला गया, और फर्स्ट श्रेणी से सीधी बात है 3 के हिसाब से 75। ठीक है, ये हो गए 10 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अनुपात से रिलेटेड और क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है जैसे कि, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें इनका, और कोशिश करना कि नेक्स्ट वीडियो जब करें तब उस टाइम ये क्वेश्चन आप सोल्व करके बैठे हो। देखो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने अभी कराया उसका ही तरीका है ये जो कर, और इसके अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और कल करते हैं अपन डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में अनुपात के जो बचे हुए प्रश्न है उनके लिए। धन्यवाद।